यूट्यूब चैनल ओल्ड NCERT क्लासेज में। दोस्तों हमने क्लास 6th का चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि है भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल के बाद के 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के युग में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। दोस्तों हम उपमहाद्वीप के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो कह रहा है कि मौर्य काल जो था, मौर्य काल का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये इतने महान थे और महान उन्होंने अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया, इसी के कारण उनको स्मरण किया जाता है। और मौर्य काल के बाद जब मौर्य काल का पतन हो गया तो उसके बाद 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। इनमें कुछ राज्य छोटे थे परंतु दूसरे कुछ राज्य काफ़ी बड़े थे, जैसे कुषाणों का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। यहाँ पर कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत सा छोटा छोटा राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बहुत सारे छोटे थे और कुछ बहुत बड़े भी थे। जैसे कुषाणों का जो राज्य था ये मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस कारण ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधा वह था वाणिज्य और व्यापारियों का फैलाव। मतलब जाहिर सी बात है, जहाँ व्यापार होगा वहाँ दूर दूर से यात्री आएंगे और एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा होगा। तो व्यापारियों के द्वारा जो था व्यापार हुआ और उन्होंने एक तरह से रिश्ते का काम किया। इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। तो अगला टॉपिक है दक्कन। क्या है दोस्तों? दक्कन प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लेंगे। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में जो विंध्य पर्वत था और नर्मदा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र का था वह दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। दक्कन के दक्षिण में तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र था। दक्कन जो था उसके दक्षिण में कुछ लोग रहते थे, वे तमिल भाषा बोलते थे। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेतीहरों से बदलकर अधिक संपन्न हो गया था। यह बात दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाण यानी कि मेगालिथ सब कक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों महापाषाणी यानी कि बड़ा पत्थर होता है। मेगालिथ कहने का मतलब सीधा सीधा है बड़ा पत्थर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महापाषाण, मेगालिथ का अर्थ है बड़ा पत्थर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सब कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर से बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन सब कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। महापाषाणी लोगों के विषय में जानकारी हमें उनके सब कक्ष से यानी कि जहाँ उनको दफनाया जाता था उससे हमें जानकारी मिलती है। वे किसान तथा पशुपालक थे। मतलब वे क्या थे? किसान यानी कृषक थे और पशुपालक यानी कि पशु को पालना उनका कार्य था। लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे यानी कि वे लोहे के औजार से परिचित थे। घोड़े पर सवारी करते थे और स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे यानी कि उन्हें आभूषण का भी शौक था। ये सब कक्ष विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ जमीन में खड़ी की गई सामान्य प्रस्तर शिलाओं के घेरे के रूप में है, तो कुछ चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में भी है। उनके जो सब कक्ष है ये सामान्य छोटे शिलाओं के घेरा के रूप में है या कुछ चट्टान को काटकर बनाया गया गुफा के रूप में है। महापाषाणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे यानी कि वे लोहे का कार्य जानते थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहे की कुदाल तथा हंसिया का इस्तेमाल करते थे। कुदाल मतलब गांव की भाषा में कहे तो कोदारी और हंसिया मतलब हंसुआ। और शायद चावल तथा बाजरे की खेती करते थे। मतलब किस किस चीज़ की खेती करते थे? तो चावल और बाजरे की खेती करते। इसको आप नोट कर लेंगे। मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हैं। महापाषाणी लोगों के खुदाई हुआ है तो वहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं बहुत ज़्यादा। इन बर्तनों को उसी प्रकार बनाया जाता होगा जिस प्रकार उत्तर भारत में इन्हें बनाया जाता था। मतलब जिस प्रकार उत्तर भारत में बर्तनों का निर्माण किया जाता था उसी प्रकार
दक्षिण भारत में भी इसका निर्माण किया जाता था। सब कक्षों को देखने से पता चलता है कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उन लोगों की बड़ी विचित्र धारणाएं रही होगी। मृतक का अंतिम संस्कार शायद वे काफ़ी विस्तार पूर्वक करते होंगे। इन सब कक्षों पर बड़े पत्थरों के खास निशान शायद इसलिए लगाए गए हैं कि ये सरदार और उनके परिवारों के सदस्यों के समाधि स्थल है। कह रहा है कि कुछ सब कक्षों पर खास प्रकार का निशान लगाया गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये सरदार या उनके परिवारों के सदस्य के समाधि स्थल हो सकते हैं। घोड़े की हड्डियों और घोड़े के साज सामान के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भली भांति परिचित थे। मतलब महापाषाणी जो लोग थे, ये घोड़े के हड्डियां मिली हैं वहाँ से, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वे लोग घोड़े से परिचित थे। निसंदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीपीय की लंबी दूरियां की यात्राएं कर पाए। इन यात्राओं से विभिन्न वस्तु का विनिमय संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों की मणियाँ और संभवतः लोहे की वस्तुएं भी। जब मौर्यों ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था, उस समय वहाँ एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्र से मिले हैं जहाँ से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मतलब जहाँ से बड़ा बड़ा पत्थर के अवशेष प्राप्त हुआ है, वहाँ से अशोक का जो है अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। जैसे रायचूर द्वाब के मास्की स्थान से, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था, परंतु मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे। मतलब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, अगर समाप्त हो गया, तो जो उनके द्वारा जीता गया क्षेत्र सब था वो स्वतंत्र हो गया था। नए राजा प्रायः उन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्यों की सेवा की थी। मतलब नए नए राजा जो भी बनते थे वो मौर्य साम्राज्य में मौर्यों के सेवक थे। यहाँ पर दोस्तों 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच तक ये सातवाहन वंश इम्पोर्टेंट है, तो इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। इनमें सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता था। इसको आप लोग कभी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। सातवाहन वंश को पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस नाम से जाना जाता था, तो आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक महान विजेता शासक था सतकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। एग्जाम में अगर पूछेगा दोस्तों कि पश्चिम का स्वामी किसे कहा गया है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है। ये सातकर्णी जो था ये गौतमीपुत्र था। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ। सातकर्णी जो था इसका युद्ध किससे हुआ? कलिंग नरेश से हुआ, और उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था इसका शासन ईसा पूर्व पहली शताब्दी में था। सातकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन करते थे, शक जो थे वो कहाँ शासन करते? सौराष्ट्र पर शासन करते। सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्र में भगा दिया। मतलब जो शक जो थे, जो सौराष्ट्र में शासन करते थे, उन्होंने सातवाहनों पर क्या किया? आक्रमण किया, और जो नासिक में रहते थे सातवाहन वंश, उनको आंध्र में खदेड़ कर भगा दिया। परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हो गए। यानी कि इन्होंने शकों से बदला लिया और उस पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद पश्चिमी दक्कन पर अपना फिर से अधिकार कर लिया। यह काम गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया। बोले कि सातकर्णी के द्वारा यह सब कार्य किया गया। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था अपने शासनकाल में दक्कन में जो था सातवाहनों की स्थिति बहुत अच्छी और बहुत शक्तिशाली अपने साम्राज्य को बना लिया था। परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया, और यह स्थिति गौतमीपुत्र के बेटे वशिष्ठिपुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। गौतमीपुत्र का जो पुत्र हुआ उसका नाम था वशिष्ठिपुत्र, और इसके समय तक जो था शकों का आक्रमण लगातार जारी रहा। अंत में वशिष्ठिपुत्र के शक शासक की पुत्री से विवाह किया। वशिष्ठिपुत्र जो था शक शासक की पुत्री से शादी कर लेता है, विवाह संबंध स्थापित कर लेता है। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए। मतलब ईसा मसीह के जन्म के दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में, यानी कि लास्ट स्टेज में जो था शक का
शक्ति छीन भिन होने लगा और वह कमज़ोर हो गया। तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिल गया और उन्होंने उत्तर में कठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह छीन हो गई। यानी कि ईसा की मसीह की तीसरी शताब्दी में सातवाहनों का भी शक्ति जो था ये छीन भिन हो गया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत के बीच और उत्तर भारत के बीच सेतु का काम किस वंश ने किया? तो सातवाहन वंश ने। ठीक है। कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समूचे उत्तरी दक्कन में आवागमन के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और मुंबई के पास भी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भरौच बंदरगाह का उपयोग करते थे। गोदावरी नदी मुख के बंदरगाह गंगा नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे। यानी कि प्राचीन भारत सातवाहन काल में जो व्यापार था ये कहाँ कहाँ होता था? तो बर्मा और मलाया तक होता था। और पूछ देगा क्वेश्चन कि प्राचीन काल में इनमें से कौन सा बंदरगाह था? ऑप्शन दे देगा मलाया, जहाज, इराक, अरेबिया, मिस्र, भरौच। तो इसमें से भरौच आपको मानना होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि भरौच जो था प्राचीन काल में एक बंदरगाह था। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था। यानी सातवाहन जो राज्य था ये काफ़ी समृद्धि से भरा हुआ था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। सातवाहन काल में जो था राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और उन पर सैनिक और असैनिक जो थे राज्यपाल वे शासन किया करते थे प्रांतों पर। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। मतलब जितना भी गांव होता था और गांव का जो प्रधान होता था यानी मुख्य होता था वह क्या करता था? राजस्व यानी कि कर वसूल करता था। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक है दोस्तों बौद्ध स्मारक। अब बौद्ध स्मारक के बारे में पढ़ेंगे। नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दे दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे। बौद्ध धर्म में जो स्तूप बनाया जाता था वे अर्धगोलाकार होता था और बड़ा स्मारक होता था। ठीक है दोस्तों। और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। जो स्तूप बनाया जाता था उसके भीतर बुद्ध भगवान या बौद्ध भिक्षुओं के जो अस्थि अवशेष होता था उनको उसमें रखा जाता था। इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। और कुछ स्तूप है जिसको हमें याद रखना जरूरी है। सांची भोपाल के पास है के स्तूप की वेदिका, रलिंग और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश का स्तूप भी व्यापारियों तथा भू स्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। यहाँ पर दोस्तों विहार को आप याद रखेंगे कि जहाँ भिक्षु रुकते थे उसको क्या कहा जाता था? स्तूप कहा जाता था। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट है और सारनाथ वाराणसी के निकट है। तो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। इससे नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। नगर के पास बनाया गया था विहार, जिससे जो भिक्षु होते थे उनको भिक्षा मांगने में काफ़ी सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं में सजाया जाता था, जैसे कार्ले और बेदसा पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक पड़ता है के गुफा विहार। इस समय की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिलती है। सांची का स्तूप है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ। और उसके बाद आप आ जाइए कार्ले का चैत्य मंडप को भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार का होता था पुराने ज़माने में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे।
अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच। बिहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ा योग दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे उनके विचार अब बदलने लग गए थे। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी। मतलब लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। और 2 नाम है जो अश्वघोष और नागार्जुन याद रखेंगे, ये बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि उनके अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपने अपने ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में गीता के उपदेशों को भी काफ़ी महत्व प्राप्त हुआ था। अगला टॉपिक है दोस्तों दक्षिण भारत, जिसमें हम लोग चोल, पांडे और चेर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये 6th क्लास का बुक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बेसिक दिया गया है। जब हम लोग क्लास 12th का प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। दक्कन पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्य जो था उसके दक्षिण में 3 राज्य का उदय होता है। ये राज्य कौन कौन थे इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चोल, जिसका केंद्र यानी कि जिसका राजधानी चेन्नई के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था, यानी पूछा जाएगा कि चोल की राजधानी कहाँ थी तो तंजौर में थी। दूसरा था पांडे, जिसका केंद्र मदुरै में था। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी तो मदुरै में थी। और चेर या केरल, जिसका राजधानी मालाबार का तटीय क्षेत्र जो आजकल केरल का भाग है वहाँ पर था। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों की भूमि कहलाया क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। मतलब दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र था वहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग रहते थे, इसलिए वहाँ की भूमि जो थी तमिल कहलाती थी। दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों चोल, पांडे और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोत पर आधारित है। चोल, पांडे और चेर की जो के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है ये कहाँ से होती है तो संगम साहित्य से होती है। तो इसलिए अब हम लोग संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई थी। मतलब कई सदियों पहले जो था 3 कवि परिषद का आयोजन हुआ था जिसमें बहुत सारे कवि आए थे और तीसरी कवि परिषद जो थी ये मदुरै में हुई थी। दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट और चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, कविताएं की रचनाएं की और बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उनमें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध है और यही संगम साहित्य कहलाती है। ये कविताएं तमिल भाषा में है। संगम साहित्य किस भाषा में है तो ये तमिल भाषा में लिखी गई है। कविजन जगह जगह घूमते थे और कबीलों के सरदारों के अनुरोध पर कविताएं रचते थे। इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का और आम जनता के जीवन का वर्णन है। ये संगम साहित्य में क्या है तो दक्षिण भारत के कबीला या सरदार के लोगों का या आम जनता के जीवन का वर्णन किया गया है संगम साहित्य में। चोल, पांडे और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन युद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। केरल के राजाओं में नेडू चेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़ों को भी पकड़ लिया था। नेडू चेरलादन जो था ये केरल का एक महान शासक था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और बचा हुआ टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।